Dear students, welcome on our YouTube चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियोस कैसे लग रहे हैं? केमिस्ट्री के वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं, तो जो भी वीडियोज आपको लग रहे हैं, यदि आप इनके वीडियो क्वालिटीज़, ऑडियो क्वालिटीज़ या फिर कंटेंट पार्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अपन ने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यदि उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उन डाउट्स के सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। उन पर अपन एक वीडियो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आवर मोटिव इज़ टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से अपन को क्या करना है, समझना है। क्लियर? Okay. In today's class we are discussed about the formulations of the Gauss law. Gauss law की formulations examination point of view से important है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। वी आर कंसिडरिंग द थ्री टाइप्स ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस: लीनियर, सरफेस एंड द वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते थे, सिग्मा से लिखते थे और रो से लिखते थे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी हेल्प से अपन कूलम्ब्स फोर्स कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, उन्हीं फॉर्मुलेशंस को यूज करते थे। अब अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ, जहाँ पे उन सारी फॉर्मुलेशंस को अपन यूज करेंगे। ओके, वी आर स्टार्टेड विद द गाउस लॉ। गाउसेज लॉ एग्जैक्टली आपके पास क्या कह रहा है? इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस अनदर मेथड्स टू कैलकुलेट द फ्लक्स। इट मीन्स यहाँ पे अपन किसको कैलकुलेट करेंगे? वी आर जस्ट टू बी कैलकुलेटिंग द फ्लक्स फाई। अर्लियर फॉर्मुलेशंस में आपने क्या पढ़ा था? द डी फाई इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस की फॉर्मुलेशंस में पढ़ा था। नाउ इफ वी आर जस्ट टू बी इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स फाई, इट इज टू बी द इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेशंस ई डॉट डी एस। It is to be the basic formulations of the electric flux. Clear? यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डाउट है तो इस वीडियो के आई बटन पे जाके आप क्लिक करें, आपको वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप जाके 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे फिजिक्स के वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। Okay, in this case we are just to be considering the formulations कि the Gauss law, as per the statement of the Gauss law, the total flux through a particular surface, through a closed surface is equal to the product of the total charge on the surface and 1 upon epsilon naught. It means here the formulations the total flux through the closed surface. It means it is to be important Gauss law is only applicable for the closed surface. If our surface is to be not to be considerable closed surface, it means we are not able to apply the Gauss law there. Is equal to the product of the total charge की formulations क्या होगी? The total charge it is to be in terms of the summation q and the multiplications with respect to 1 upon epsilon naught. It means the formulations, the phi it is equal to the summation q upon epsilon naught. Here the phi it is to be the total flux close to that related to that particular closed surface. It is to be the summation of the charges upon that particular surface, or inside that particular surface epsilon naught it is to be the permittivity of the vacuum, and its value 8.85 into 10 to power minus कितनी होती है? 27, 29, 31 कितनी होती है? 27 की फॉर्मुलेशंस में। क्लियर? इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस ऑफ द गाउस लॉ। इट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द गाउस लॉ। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द गाउस लॉ। क्लियर? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिलेगा? द कंक्लूडेड फॉर्मुलेशंस फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इट इज टू बी इक्वल टू summation q upon epsilon naught. It is the basic formulations, and
there are the few important points related to that Gauss law, and these points are to be: first, we will check about the closed surface, and this closed surface is to be known as the Gaussian surface. This closed surface, it is to be known as the Gaussian surface. Here we are just to be considering the first formulations, the closed surface, and this closed surface is to be Gaussian surface, and this Gaussian surface, it is to be an imaginary surface. It is to be the imaginary surface. It is not to be really exist. It means we are just to be considering a surface to convert the non-uniform electric field into the uniform electric field. It means here we are just to be trying to calculate the electric field intensity due to the non-uniform electric field. Now we are just to be considering a little segment of the non-uniform electric field in terms of the uniform electric field. तो गाउस लॉ एग्जैक्टली उसी फॉर्मुलेशंस के लिए अपन यूज करते हैं. And the second formulations, the charge is the net charge sigma q. कितना होगा? It is to be equal to sigma q. The total flux is to be only related to the sigma q, the charges inside to that particular surface. It means it is not to be important outside that particular surface whether charges are to be exist or not. If there are some charges, it means there is no effect upon that particular charges. That charges are to be presented outside that particular surface. Here we are just to be considering only the formulation in terms of the closed Gaussian imaginary surface. उस surface में जितना चार्ज है आपको उसी से मीनिंग रखना है. उसके अलावा आपने कोई भी फॉर्मुलेशंस का ध्यान में नहीं रखना है. क्लियर? एंड द इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज only applicable for the vector formulations. For the vector formulation, वेक्टर फॉर्मुलेशन इट मीन्स ई वेक्टर की फॉर्मुलेशंस में ये होगा, बिकॉज ई वेक्टर इट इज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये किसको फॉलो अप करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो अप करता है. दैट्स वाई ये क्या होगा आपके पास इसी से रिलेटेड होगा. क्लियर? एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फॉर्मुलेशंस होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज टू बी इक्वल to the all E vectors. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबके वेक्टर समेशन के इक्वल होगा. एंड द टोटल फाई की फॉर्मुलेशंस आप क्या लिख सकते हो? फाई टोटल कितना होगा? फाई इन और फाई आउट. फाई इनवर्ड बोल सकते हो और फाई आउटवर्ड आप उसको बोल सकते हो. क्लियर? तो यहाँ से फाई आउटवर्ड आप बोलेंगे प्लस फाई इन बोलेंगे. जो आपके पास आउटवर्ड होगा फाई वो कैसा कंसिडरेबल होगा? इट इज़ टू बी पॉजिटिव. और जो इन होगा वो किसका कंसिडरेबल होगा? नेगेटिव. मतलब जितना फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, वो सारा पॉजिटिव लेना है, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो सारा आपको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. इट इज़ टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ द Coulomb's law. If we are just to be considering the Coulomb's law into medium, then the formulations, sorry, it is to be the formulation of the Gauss law. Here we are considering the Gauss law into the medium. किसकी बात कर रहे हैं? Gauss law into the medium. Then the formulations, here the phi is to be written down in terms of the phi m, and the formulations sigma q upon, in place of the epsilon naught it is to be epsilon m. The same formulations epsilon m, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ द epsilon नॉन इंटू epsilon r, सिग्मा q अपॉन epsilon नॉट इंटू epsilon r की फॉर्मुलेशंस में इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द k. नाउ द फॉर्मुलेशंस इट इज टू बी द phi नॉट डिवाइड बाई k. It means in case of the medium, the flux it is also to be 1 by k times of that particular initial flux or the flux when we are using the vacuum formulations.
We have discussed about the Gauss law with the help of the Coulomb's law, because both the laws are to be related to each other. Earlier we have discussed about the Coulomb's force, and Coulomb's force is to be related to the electric field intensity. When we are discussing about the charge distributions, तब अपन ने डिस्कस किया df and the E की फॉर्मुलेशंस किस तरीके से रिलेट करेगी. Now we are just to be trying to prove the Gauss law with the help of the Coulomb's law. Gauss law with the help of Coulomb's law. या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव द गाउस लॉ विद द हेल्प ऑफ द कुलाम्स लॉ. एक लॉ को दूसरे लॉ की हेल्प के टर्म्स में आपको कंसिडर करना. ओके, नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द फॉर्मुलेशंस. ए प्लस क्यू चार्ज इज टू बी हियर एंड वी आर कंसिडरिंग ए क्लोज सरफेस बिकॉज वी आर जस्ट टू बी trying to calculate the electric field at point P. Here we are just to be consider, let a plus q charge is placed at point O. It is to be the point O. Consider a closed surface or the Gaussian surface at distance और रेडियस r. रेडियस की आपने गाउसियन सरफेस को यहाँ पे कंसिडर किया है. इट इज टू बी द रेडियस r. क्लियर. नाउ the formulations, here we are considering a little segment in terms of the area formulations. Now the electric field, direction of the electric field, because it is to be the plus q charge, that's why it is to be the outward direction. It means it is to be the electric field direction. Now the area vector direction, it is to be in terms of the n cap, it is also to be outward, because area is also to be considered in terms of the vector formulations, and the direction is always to be perpendicular to that particular surface. Here the point of contact is to be this, it means the area vector is also to be perpendicular to that particular surface. Now we are just to be considering the electric field intensity at point P. एट पॉइंट P. P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मुलेशंस क्या होगी? इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द k q अपॉन r स्क्वायर एंड इन टर्म्स ऑफ द r कैप. क्लियर. इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. Earlier when we had discussed about the electric field intensity, at that particular moment we had discussed about the electric field intensity due to a point charge q at a particular distance, and it is to be in forms of the kq upon r square. Is it clear? Now it is to be the basic formulations. We are just to be using the formulations Coulomb's law. अब अपन किसकी फॉर्मुलेशंस को यूज करेंगे? गाउस लॉ की फॉर्मुलेशंस को यूज करेंगे. एंड एज पर द गाउस लॉ फॉर्मुलेशंस क्या था? हियर वी आर कैलकुलेटिंग द फ्लक्स. एज पर द गाउस लॉ द फॉर्मुलेशंस आर टू बी d phi equal to E dot ds. It is to be the formulations. Now we are just to be put it down the value of E k q upon r square dot ds की टर्म्स में. इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द d phi. नाउ टू कैलकुलेट द phi वी आर जस्ट टू बी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. इट मीन्स इट इज टू बी द इंटीग्रेशन d phi is equal to integrations k q upon r square ds. Now d phi is to be represented by the phi and k q upon r square, it is to be the constant and it is the ds. Now the value of this particular ds, it is to be the spherical shape, that's why ds it is to be equal to 4 pi r square. Clear. If the radius of that particular sphere it is to be r, then the area of that particular formulation is to be 4 pi r square. Now this value is to be put it down here, kq upon r square into 4 pi r square.
Now r square is to be cancelled out with r square, and the value of the k is to be put it down in terms of the 1 upon 4 pi epsilon naught q into 4 pi. Now this 4 pi is to be cancelled out with this 4 pi, and we are getting out the phi equal to q upon epsilon naught, and this is to be the basic formulations of the Gauss law. Gauss law, as per the statement of the Gauss law, the flux through that particular closed surface, it is equal to the product of the net charge into that particular surface and the 1 upon epsilon naught. Clear? Or it is also to be written down, it is to be the ratio of the net charge upon that particular surface and the permittivity of the vacuum. The language doesn't matter whether you are able to write down the statement or the formulations in your language, your terminologies, everything is to be okay, but the meaning is to be same. Is it clear? So not to be bothered about the ratifications of the lines of the books. You are just to be focusing on your concept to understand that particular part of the physics. Entire physics is to be depending upon the understanding. If you are able to build up your concept, it means you are easily able to solve each and every type of problem. If you are just to be going for the ratifications, it means you are able to answer only those questions those are to be ratification by you. Clear? So don't be going through the ratifications, just to be focused on the concept. Clear? It is to be the formulations here, it is to be the proof of the Gauss law with the help of the Coulomb's law. It means in today's class we have discussed about the basics of the Gauss law or the statement of the Gauss law, definition of the Gauss law, and the proof of the Gauss law with the help of the Coulomb's law, or the derivation of the Gauss law with the help of the Coulomb's law. The entire formulations, after in between we are just to be considering the few important parameters related to Gauss law in terms of the vector formulations, inverse square law formulations, considering only the inside charges and the net flux inward plus flux outward, and the net electric field, it is to be the vector sum of the whole electric field, and our Gaussian surface, it is to be a imaginary surface. Hopefully आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. If you are just to be finding that these videos are to be helpful in your studies, then definitely you have to be share these videos with your friends, subscribe our channels, press the bell icons to get out the other video notifications. Clear? Okay, stay safe, stay positive, stay motivated. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.